नमस्ते। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में वोटिंग कंप्लीट हो गई। हालाँकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वोटिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे जो है वो काफ़ी छाए रहे। ये लंबे समय के बाद ये देखा गया कि जो चुनाव था, वो मुद्दों पर केंद्रित रहा। सियासी दल जो है, खास करके कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया और फिर भारतीय जनता पार्टी भी उन मुद्दों पर ही कहीं न कहीं आती हुई देखी गई। आ पाई कितनी और नहीं आ पाई, ये तो चुनाव के नतीजे बताएँगे। लेकिन मुद्दों पर चुनाव का केंद्रित होता जाना, वो कहीं न कहीं अपने एक जो है अच्छे स्वरूप में दिखाई दे रहा था। आज इन मुद्दों के साथ चुनाव की कुछ स्थिति की भी बात होगी कि क्या स्थितियाँ हैं अभी तक राज्यों के इस चुनाव में। तो इस पर जो है कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस देश के सबसे बड़े वर्ग से, सबसे बड़े वोटर वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर भी बात होगी। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आत्मजीत सर मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर पहले जी तो मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूँगा कि राजस्थान में वोट पड़े, 3 स्टेट्स में इलेक्शन पहले ही हो चुके हैं, तो क्या कुछ स्थितियाँ अभी तक आपको दिख रही हैं इन चुनावों के मद्देनज़र? एक थोड़ी-सी बात उस पर, फिर उसके बाद हम अभी मुद्दों की बात को आगे बढ़ाएँगे। जी, नमस्कार राम प्रकाश जी। राजस्थान के इलेक्शन में जो प्रमुख बात देखी गई वो ये देखी गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर जो वेलफेयर स्टेट का जो सेटिंग की अशोक गहलोत साहब ने, और आपने देखा कल भी एक उनकी फोटोग्राफ आई थी, बीजेपी की बुजुर्ग वृद्ध महिला थी, उनकी शायद एमएलए रही हैं, तो उनके इलाज के लिए भी वो हॉस्पिटल में खड़े दिखे कि वहां पे उनका इलाज मुफ्त में हो जाए। तो ये 25 से जो 50 लाख की वेलफेयर स्कीम उन्होंने दी है कि मुफ्त इलाज जो है पूरे राजस्थान में सबको मिलेगा, ये कहीं ना कहीं सेंटर की वेलफेयर स्कीम्स को चैलेंज करता है और उसको आगे बढ़ाता है। मैं तो ये कहूंगा उसको आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्टेट का काम है कि अपने लोगों को सुरक्षित करना। उसके अलावा जो उन्होंने ये ईस्टर्न कैनाल की बात जो की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की, ईसीआरपी की, उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा था सेंटर की सरकार के द्वारा उनको उसका प्रावधान करना, उसके लिए फंड्स देना या उसका अरेंजमेंट करना। उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार, सेंटर मोदी सरकार से भिड़ती नजर आई कि ईसीआरपी मामले पे हमें जो है वो बर्बाद अपना हमें जो है वो बदनाम किया जा रहा है। और हमें सेंटर कहता है कि हमने पैसा दिया ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के लिए, और स्टेट की सरकार ने उस पर काम नहीं किया। हालांकि अशोक गहलोत का मानना यह है कि अगर मेरे को सेंटर से ग्रांट या पैसा मिलता तो मैं उस पैसे का जरूर सही इस्तेमाल करता। एक बात तो तय है, अशोक गहलोत एक वहां के लोकल बड़े सशक्त लीडर हैं। पिछले 3 टर्म से वो वहां के चीफ मिनिस्टर बनते आए हैं। 3 बार वो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, पीसीसी चीफ भी रहे हैं, और 3 बार वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का। लोग उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। राजस्थान में बीजेपी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अशोक गहलोत के कद पे हो। और जब राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने ये चलाया कि राजेश पायलट को इंसाफ नहीं मिला कांग्रेस से, तो वो कहीं ना कहीं ये कमी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे पिछड़ी नजर आती है, क्योंकि वो राजेश पायलट का कोई मुद्दा ही नहीं था। और इनफैक्ट आपने देखा कल जब इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो रही थी, तो सचिन पायलट ने खुद एक वीडियो जारी किया और उसमें ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैं साथ खड़ा हूं और कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाने की काम भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने की, वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जो है वो कॉन्फिडेंट हैं, और राजस्थान में कांग्रेस अपनी चौथी बार सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर जैसा कि बाकी के राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, अब केवल 30 तारीख को तेलंगाना में मतदान होना है। जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो जो तेलंगाना के मुद्दे थे, खास करके चूंकि जिस तरीके जो पैटर्न अभी कांग्रेस ने अपनाया हुआ है कि वो हर जगह लोकलाइज मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ना केवल प्रदेश के बल्कि प्रदेश के अंदर उन जिलों में और जिलों में भी, अगर क्षेत्रों में जिलों के अंदर कई सारी असमानताएं हैं, तो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस विधानसभा सीट पर जा रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के पर्टिकुलर मुद्दों को उठाने का काम लगातार प्रियंका गांधी की तरफ से हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, राहुल गांधी कई सारी चीजों को उठा रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं लोकल बनाम जिस तरीके से बड़े मुद्दे की बात हो जा रही है राष्ट्रीय, ये कितना अहम है तेलंगाना के लिहाज से, और बाकी राज्यों में भी क्या कुछ इफेक्ट रहा होगा इनका? रामप्रकाश जी, जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में आप
ज्ञात करें कि दो प्रमुख नेशनल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं और एक वहां की स्टेट की बड़ी सशक्त बीआरएस पार्टी है जो पिछले 2 टर्म से वहां पे अपनी सरकार बनाए बैठी है। और केसीआर और केटीआर जो उनके सपुत्र हैं, उनकी जो बीआरएस है, उसमें बहुत ज्यादा उसने भी अच्छा वेलफेयर का काम किया, उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास उनके खिलाफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को एक्यूज करती है कि वो माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं और इंडिया अलायंस जो है वो जो गठबंधन का नाम लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं उसका एक अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को एक्यूज करी अदर स्टेट्स में, कांग्रेस यहाँ पे बीआरएस को एक्यूज कर रही है कि वो बीजेपी की टीम भी है। हालांकि अर्बन एरियाज में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, कुछ एरियाज में कांग्रेस अच्छा काम करेगी। बीजेपी, मुझे लगता है बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में बीजेपी नंबर 3 पायदान पर है। मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस का प्रमुख जिलों में प्रमुख सीटों पर होगा। और बीआरएस ने क्योंकि रायता बंधु की स्कीम निकाली थी जिसमें उन्होंने 10,000 से 12,000 रुपए एकड़ पर वर्ष देने की कवायद की थी और उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए बेरोजगार को वन टाइम ग्रांट देने की बात की थी, उन्होंने किया भी है सह रोजगार के लिए। और कांग्रेस ने कहा कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो 15,000 रुपए करेंगे, 450 रुपए का सिलेंडर करेंगे। और तेंदुपत्ता का रेट उन्होंने कहा 4,500 से 5,000 रुपए देंगे। और धान गेहूं का रेट जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देंगे 2,700 और 3,100 वो हम तेलंगाना में भी देंगे। तो तेलंगाना में समानताएं बहुत हैं क्योंकि नया प्रदेश है। हैदराबाद का एरिया अगर आप पकड़ लीजिए तो वो तो वहां उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को खड़ा किया है जुबली हिल्स में। एमआईएम के भी हैदराबाद में, क्योंकि वहां की लोकलाइज पार्टी है, वो भी जो हैदराबाद की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर अच्छी टक्कर और अच्छा प्रभुत्व रखती है क्योंकि वहां की लोकलाइज पार्टी है। तो ये जो लड़ाई है ये 2 लोकल पार्टियों में और 2 नेशनल पार्टीज में है। इसका रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है, पर प्रमुख मुद्दे जो हैं वो वेलफेयर के ही रहे हैं, पब्लिक के हित के रहे हैं। अब पब्लिक को ये असेस करना पड़ेगा कि बीआरएस को तीसरा मौका दिया जाना चाहिए या इनकम्बेंट सरकार को हटा के वहां पे कांग्रेस या बीजेपी के चांसेस कम हैं। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट फाइट बीआरएस और कांग्रेस की ज्यादातर सीटों में है। बीजेपी इसमें स्पॉइलर का काम कर सकती है, पर मेजोरिटी मुझे लगता है एक ही पार्टी की आनी चाहिए क्योंकि तेलंगाना प्रोग्रेसिव स्टेट है और आने वाले समय में उसकी गिनती जो है टॉप 10 स्टेट्स में होगी क्योंकि उनके पास संसाधन भी है और उनके पास बहुत सारी ऐसी नेचुरल एडवांटेजेस हैं जिसको अगर वो सही तरह यूटिलाइज करेगी तो वहां की पब्लिक को और वहां के लोगों को उसका फायदा हो। जी एक बहुत संक्षिप्त जवाब मैं ये भी समझ लूं सर। केसीआर, अभी चूंकि एक होने की बात की आपने, बी टीम होने की बात की, केसीआर के लिए खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। तो ये जो बात खुद प्रधानमंत्री ने कह दी, जो स्टेटमेंट दे दिया, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा तेलंगाना के वोटर्स के माइंड में? रामप्रकाश जी, ये बातों की पुष्टि तो कभी भी नहीं हो सकती जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। चंद्रबाबू नायडू को तो ओपनली वो स्टेज पे हाथ पकड़ के बैठाते थे और बाद में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ दिया। तो पर्दे के पीछे क्या होता है ये तो पब्लिक का जानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने बीआरएस को ये कह के कि वो हमसे जुड़ना चाहते थे और हमने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये बीआरएस को उनको पब्लिक के आगे उनको जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है। और ये सच भी हो सकता है। और वो सच की कंडीशंस क्या हैं? कविता, जो उनकी कविता, उनकी जो बेटी हैं जिनको लिकर स्कैम पॉलिसी में ये कहा गया कि जो साउथ ब्लॉक का जो था टीम थी उसको कविता लीड कर रही थी, जिन्होंने 300 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को सरकार को दिए वहां के ज्यादातर L1 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए। तो हो सकता है कि बीआरएस ने गुहार लगाई हो बीजेपी से अपनी बेटी को, ईडी का जो उनके ऊपर प्रहार था और उन्होंने जंतर मंतर में दिल्ली में उस बात पे, जिस दिन उनको ईडी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया उसके अगले दिन उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम भी किया, पोस्टर बैनर भी लगाए। तो हो सकता है उन्होंने नतमस्तक हो गए हों, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कह देना कि वो आना चाहते थे और हमने मना कर दिया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी ईगो दिखाता है प्रधानमंत्री मोदी की कि बीजेपी पार्टी पे बीआरएस अगर हाथ जोड़ के जा रही है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसा कभी किसी पार्टी के साथ होते देखा नहीं। तो ओवर स्टेटमेंट लगती है, पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। जी राम प्रकाश जी। जी। सर, एक बात और, इस चुनाव में लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की बात करते हैं, उनकी आय दोगुनी करने की बात करते हैं, उनके लिए तमाम जो कृषि कानून बिल आया उसको भी वो कहते थे कि किसानों के हित में है।
भले ही बाद में वापस लेना पड़ गया 750 किसानों के जान जाने के बाद, शहीद होने के बाद। लेकिन इस बार के चुनाव में जो किसानों की बात जिस तरीके से उठाई जा रही है दोनों दलों के द्वारा, वो कितनी महत्वपूर्ण है? साथ ही साथ जो किसानों पर संकट हैं, उनको लेकर के क्या चीज़ है? पहले हम इस पर बात कर लें, फिर हम किसानों के वादों को लेकर के किसानों के वादे पर लौट करके आएँगे। देखिए, किसान आंदोलन के द्वारा जब किसान आंदोलन हुआ 2020 में और करीब 13 महीने चला दिसंबर 2021 तक, देश भर के किसान दिल्ली में डेरा डाले बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 कृषि कानून, उन्होंने 3 कृषि बिलों से क्या फायदा होने वाला है। आपको ज्ञात होगा, कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। कृषि के प्रति पॉलिसीज बनानी, वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, स्थानीय प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, इरिगेशन और पानी का उपलब्धता हो गई, या बिजली की उपलब्धता हो गई, या बीज और खाद का वितरण का हो गया, या कॉम्पनसेशन का मामला हो गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट अथॉरिटीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जब कृषि बिल आए तो सबसे पहला इल्जाम किसानों का यही था कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसको आप अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते एफसीआई की गोदामों की चाबी जो आपने अदानी को दे दी है, तो हमारी जमीनों की चाबी भी और हमारी जमीनों की कुर्कियां भी अदानी के हाथ में चली जाएं। ये एक मंशा बहुत बड़ी किसानों की थी, और किसानों के कुछ अपनी मुद्दे थे जो लांबित मुद्दे थे, जैसे कि एमएसपी का मुद्दा था। गुजरात के सीएम प्रधानमंत्री मोदी जब थे तो उन्होंने खुद ही ये कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन पे C2+50 फॉर्मूलाज पे जो है एमएसपी तय होनी चाहिए सारी फसलों की, और ये बात उन्होंने चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव में भी कही थी। अब जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने हलफनामा दाखिल किया और ये कहा कि सरकार एमएसपी नहीं देती तो दे सकती, तो ये समझ में नहीं आता कि जब सीएम मोदी एमएसपी मांग रहे थे तो पीएम मोदी को क्या दिक्कत आ गई एमएसपी देने की। क्या उसके पीछे के राज हैं, क्या उसके पीछे की ब्यूरोक्रेसी है, क्या उसके पीछे की अथॉरिटी है, ये बात का खुलासा नहीं हो पाया। और किसान आंदोलन के, जैसे कि आपने कहा, कि बहुत सारे ऐसे लंबित मुद्दे हैं जिन पे सरकार ने वादे किए पर वो वादा खिलाफी हो गई, जिसकी वजह से आपने देखा कल पंजाब में जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, वहां पे रोड ब्लॉक्स थे, रेल ब्लॉक्स थे। आपने देखा किस तरीके से पराली के चालान काटे गए, पुराने केसेस कुरेद के, सीआरपीसी के 41A के नोटिस पुराने केसेस के भेजे गए, जबकि वो केसेस खत्म होने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे रोशनी डालने की जरूरत है, और सरकार जो वादे करके भूल गई है उनको याद दिलाने की जरूरत है कि जब स्टेट के इलेक्शन आते हैं तब तो आप बहुत तत्पर होते हैं कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे, हम गैस का सिलेंडर 450 का कर देंगे, और दिवाली, होली और दशहरे पे हम सिलेंडर फ्री देंगे। तो पर जब अब आपने देखा यूपी के इलेक्शन हो गए, वो सिलेंडर दिवाली में फ्री दिया जाना था, क्या कोई आंकड़ा आपके पास है कितने सिलेंडर फ्री दिए गए? तो ये सब बातें हैं, और इन बातों को लेकर पब्लिक चिंतित है, किसान चिंतित है, और वो चाहता है कि कोई ऐसी सरकार आए जो अपने वादों पर खरी उतरे। जी राम प्रकाश। हमने से जो वादे पहले किए गए थे, उन वादों पर अभी तक क्या कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेकर के कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है कि वो जिन राज्यों में है वहां पर कर्ज माफी कर रहे हैं, सत्ता में दोबारा आने पर और ज्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कर्ज माफी के मुद्दे पर बच रही है। इसी तरीके से केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो भी तमाम सारे वादे करती है, आय दोगुनी से लेकर के और तमाम सुविधाओं की। क्या कुछ उस पर तस्वीर बनती हुई दिख रही है? कुछ वादे पूरे होते हुए से दिख रहे हैं? और संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा सर। जी, आंदोलन के दौरान जब 9 दिसंबर को चिट्ठी आई थी जॉइंट सेक्रेटरी संजय अग्रवाल की मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से, तो उसमें उन्होंने 5 वादे किए थे। कर्जा माफी की बात नहीं होती, उसमें 5 वादे किए थे। पहला तो ये कहा था कि एमएसपी, प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें 5 मेंबर सेंटर की सरकार से दिए जाएंगे, और 5 मेंबर जो हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से निर्धारित किए जाएंगे। 5 किसान नेता होंगे जो एमएसपी कमेटी के साथ बैठेंगे। उसमें कुछ कृषि वैज्ञानिकों को भी शामिल करने की बात की गई। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनको 10 दिन के अंदर दिए जाने थे, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आज तक नहीं आए। उसके बाद उन्होंने 26 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने 4 मेंबर इनवाइट किए एसकेएम के। तो एसकेएम ने कहा कि आपने हमारे साथ गलत किया है, आपने 26 मेंबर अपने बिठा दिए और हमसे कह रहे हैं कि आपने 5 मेंबर नॉमिनेट कर दीजिए, तो हम इस कमेटी को नहीं मानते। तो जी। एमएसपी वाली जो देशव्यापी में एमएसपी की गारंटी कैसे दी जाए, उस पर चर्चा का जो मामला था, उस कमेटी का मामला वहीं का वहीं दब गया। पराली के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि इसको हम दंडनीय अपराध से हटा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सरकार को करनी थी। जैसे सीडर मशीन्स हैं, बेलर मशीन्स हैं, उसका जो पराली का निदारण है वो किस तरीके से हो सकता है, कहाँ कहाँ वो पराली जलाई जा सकती है, कहाँ से उठाई जा सकती है। तो इस पे सरकार का, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन था। भगवंत मान की सरकार आम आदमी पार्टी की अब ये कहती है
कि सेंटर की सरकार हमें पैसा नहीं देती और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ये कहते हैं हमारे पास इतनी बेलर मशीन्स नहीं है कि हम आपकी पराली को समय पे उठा सकें। टाइमलाइन बहुत शॉर्ट है कि उसमें जब जीरे की या धान की बिजाई का समय जून का रखा गया है, अगर वो अप्रैल में किया जाए तो 1 महीने का समय मिल जाता है कि आदमी को अपनी पराली वहां से हटा के और वहां पे गेहूं की बिजाई के लिए। पर है क्या कि जून से पहले बिजाई नहीं करने दी जाती और उसके बाद अक्टूबर आ जाती है तो गेहूं का समय आ जाता है। मात्र 10 या 15 दिन की शॉर्ट विंडो होती है। तो उसमें मैं पराली की एडजस्टमेंट अगर सरकार नहीं कर पा रही तो उसमें किसान क्या करेगा? तो ये जी कुछ ऐसे मुद्दे जो मैंने एमएसपी और पराली के खासकर और कर्जे माफी की बात हुई थी और कर्जे माफी के नहीं केसेस वापस लेने की बात हुई थी कि जितने भी सेंटर, स्टेट अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उनमें जितने भी केसेस आंदोलनकारियों पे लगे हैं वो सारे वापस हो गए। अब हरियाणा स्टेट के भी केसेस के नोटिस किसानों को आ रहे हैं, दिल्ली स्टेट के केसेस जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है उसके भी आ रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर और बिजली बिल अधिनियम 2021 हम जब उसको उसमें जब करेंगे संशोधन करेंगे तो आपको साथ लेके चलेंगे। उसमें भी कोई बात नहीं हुई। तो कहने का मतलब है मैं कि यहाँ जितने वादे किए गए जी मैं यहाँ जी दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि आतमजीत सर ने इस पर एक बहुत विस्तार पूर्वक वीडियो भी किया हुआ है, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर इस पूरे मुद्दे को आपको ठीक से समझना हो कि क्या कुछ हुआ है इस मामले में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को देखने से आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो बात अभी बहुत संक्षेप में आप सुन रहे हैं। हम आगे जी बढ़ते सर थोड़ा सा जरा लोकसभा चुनाव की बात करें। अगर हम लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो अब जब मुद्दे आधारित चुनाव अगर होते हैं, लोकसभा चुनाव का भी अगर मुद्दों पर आधारित होता है, तो उसमें जनता के लिहाज से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे दोनों तरफ से, चाहे वो जो भी सियासी दल होगा, और वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये मुद्दे लोकसभा चुनाव 2024 में? लोकसभा चुनाव के देखिए मेन मुद्दे तो महंगाई का इन्फ्लेशन का मुद्दा है। अब चूंकि स्टेट्स में खुद अमित शाह साहब ने 2600-2700 रुपए रेट गेहूं का और 3100 रुपए रेट धान का तय कर दिया है। और ये गेहूं और धान ही सबसे ज्यादा एफसीआई खरीदता है। और क्योंकि चावल और मोटा अनाज और गेहूं का आटा ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है जिसमें आपने खुद ही प्रॉमिस किया कि अगले 5 साल तक हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आटा और दाल महंगा होने वाला है। और सीरियल इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में 11% से नीचे गया ही नहीं है। एक समय पे 10.5% था और फूड इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है, 6.5-7% पे है। तो 2024 आते आते रोटी दाल के लाले पड़ जाएंगे। इन्फ्लेशन के अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की 80% पॉपुलेशन जो है कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ही काम कर पा रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमएसएमईज में प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। एक्सपोर्ट्स हमारे लो हैं। क्रूड ऑयल महंगा हो गया है पिछले 2 साल 3 साल के अंदर। जो ऑयल रशिया से $50-60 बैरल आ रहा था वो अब $70-80 बैरल आ रहा है। तो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने से आरबीआई भी अपनी जो क्रेडिट नॉर्म्स है उसको टाइटन कर रही है। गोल्ड लोन्स, छोटे मोटे पर्सनल लोन्स को सरकार कह रही है 50,000 1 लाख रुपए से नीचे तक के लोनों को बंद कर देना चाहिए। उससे कैश क्रंच होगा, महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी और बढ़ेगी क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा और लोगों के रोजी रोटी बसर का मुद्दा, मुझे लगता है 2024 में ये प्रमुख रहेंगे। और अगर मौजूदा सरकार इस पे कोई काम करके नई पॉलिसी बनाती है तो शायद वो अपना इलेक्शन बचा ले, नहीं तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस बीजेपी पे भारी पड़ेगी इन मुद्दों को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर, ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर दर्शकों के लिहाज से भी ये बातचीत जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, और इन मुद्दों को विस्तार से सुनने के लिए, जैसा कि जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको विस्तार से सुनने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।